हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज़ में ज्योग्राफी का चैप्टर 2 करेंगे जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से फॉर्म होती हैं, किस तरीके से बनती हैं, ये कितनी मात्रा में हमारी अर्थ के ऊपर पाई जाती हैं और किस तरीके से ख़त्म हो रही है। ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी, इसलिए इसके 2 पार्ट्स दिए गए हैं। पार्ट 1 अभी हम करेंगे, उसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दीपा जो है अपने फैमिली के साथ वेकेशन पे गई हैं। जहाँ वो गई हैं लद्दाख में, वहाँ पे सब चीज़ें डिफरेंट है। वहाँ के ट्रीज़, वहाँ के प्लांट्स, इवन वहाँ के एनिमल्स भी नॉर्मल से डिफरेंट हैं। वो अपने फादर से पूछते तो उनके फादर एक्सप्लेन करते हैं उनकी, क्योंकि ये इफेक्ट वहाँ की लैंड, सॉइल और इन्वायरमेंट के कारण है। वहाँ की लैंड, सॉइल और इन्वायरमेंट तीनों ही चीज़ें अलग हैं, जिसका इफेक्ट उनकी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पे भी पड़ा है। इसलिए वहाँ की सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। पीपल अलग अलग एरियाज में रहते हैं और अलग अलग लाइफ जीते हैं। उनकी अलग अलग लाइफ जीने के कुछ कारण हैं, जैसे कि लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कि वहाँ पे किस तरीके की लैंड पाई जा रही है, कैसे सॉयल वहाँ है, वाटर कितना है। जैसे कि वाटर का एक अगर हम एग्जांपल लें, सपोज कीजिए हम राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। पानी की कमी होने के कारण वहाँ के लोगों को पानी लेने के लिए 2-3 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है और पानी लेके आते हैं। आधे से ज़्यादा टाइम वो उस पानी को लाने में ही वेस्ट कर देते हैं और उस पानी को बहुत ध्यान से यूज़ करते हैं। जबकि अगर आप दिल्ली में आसपास देखें तो दिल्ली में जितनी भी जगह हैं जहाँ पे भी आप देखें, नॉर्मल लोग पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज करते हैं क्योंकि इनको पानी इजीली अवेलेबल है। तो इसी तरीके से अगर हम सॉइल की बात करें, जहाँ पे फर्टाइल लैंड होती है वहाँ पे क्रॉप्स बहुत इजीली ग्रो की जाती है, और जहाँ पे फर्टाइल लैंड नहीं होती वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कि उनको बहुत ज़्यादा खेती करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नॉर्मल लोगों की बजाय उनको काम ज़्यादा होता है, उनको पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, और अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो ही नहीं की जाती, तो उनको कहीं और जाके मजदूरी वगैरह करनी पड़ती है। ये सारे कुछ कारण उसके, इन चीज़ों के बारे में हम डीप में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज क्या है? हमारी अर्थ का टोटल एरिया में से 30% एरिया क्या है? लैंड, और 70% वाटर। तो 30% एरिया लैंड है, हम उसकी पहले बात करते हैं। लेकिन इस अर्थ का 30% एरिया जो लैंड है जिस पे हम लोग रहते हैं, उसका भी ज़्यादातर एरिया जो है वो रहने के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो स्नो से ढका हुआ है, पूरी तरीके से कवर है, या फिर वो एरिया बिल्कुल रगड एंड स्टीप है। रगड यानी कि बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, और स्टीप यानी कि बिल्कुल खड़ा है, जहाँ पे इंसान नहीं रह सकते। लैंड को 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है: माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। अब इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। माउंटेन क्या होते हैं? अपनी सराउंडिंग से कुछ ऊपर उठा हुआ जो एरिया होता है उसको हम माउंटेन बोलते हैं। वो आसपास के एरिया का हाईएस्ट रीजन होता है। अर्थ के सरफेस का हाईएस्ट रीजन क्या है? माउंटेन ही है। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में माउंटेन है हिमालय माउंटेन, जो कि अर्थ से 2400 किलोमीटर ऊपर है। ये आप देख रहे हैं। माउंटेन क्या होता है? ऊपर से आसपास की जो सराउंडिंग होती है वहाँ से ऊपर की साइड जो एरिया होता है उसको हम माउंटेन बोलते हैं। ये बिल्कुल एक पीक होती है, ऊपर की साइड चोटी बनी होती है, इसको हम माउंटेन बोलेंगे। इसी तरीके से इस पिक्चर में आप देखिए डेक्कन प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होते हैं? ऊपर से कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। ऊपर की साइड से हमें प्लेट्यू जो है वो फ्लैट नजर आते हैं, लेकिन माउंटेन्स ऊपर की साइड से फ्लैट नहीं होते हैं। प्लेट्यू क्या होते हैं? एलिवेटेड टेबल लैंड होती है, ठीक है, जिसने हमारी जो लैंड है उसके 45% एरिया को कवर करके रखा है। इंडिया में भी प्लेट्यू है। नॉर्दर्न प्लेन जो पुराने समय में बहुत ही पुराना प्लेट्यू रहा है, जो कि इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। डेक्कन प्लेट्यू जो है हमारा इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। पूरे वर्ल्ड के अंदर 45% जो लैंड है वो प्लेट्यू से कवर है। रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज का ही एक पार्ट है प्लेन्स। प्लेन क्या होता है? वो फर्टाइल एरिया होता है जिसकी हाइट बहुत कम होती है, लो एल्टीट्यूड होता है। और इनकी फर्टिलिटी का कारण क्या है? इनकी फर्टिलिटी के कारण है रिवर के थ्रू जो डिपॉजिट आता है, जो रिवर के साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी आती है, वो प्लेन एरिया में आने के बाद रिवर की जो बहाव है, पानी का जो बहाव वो स्लो हो जाता है, और स्लो होने के साथ साथ वो मिट्टी को साइड साइड लगाती चली जाती है, और सिर्फ पानी बह जाता है। तो साइड में जो मिट्टी बच जाती है वो वहाँ का डिपॉजिट होता है, उसको हम एलोवियम सॉइल बोलते हैं, जो रिवर के साथ आती है, जिसके कारण वहाँ प्लेन जो एरिया उसकी लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और फर्टिलिटी के कारण ही वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इंडिया के अंदर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वैली की जो फर्टाइल प्लेन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन अगर किसी दूसरे प्लैनेट पे एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? प्लैनेटिया।
ये हो गए हमारे रिसोर्सेज। अब हम यूज़ बात करते हैं, यूज़ ऑफ लैंड, कि लैंड के क्या क्या यूज़ हैं। अब नॉर्मल आप देखिए क्या यूज़ करते हो आप लैंड का, आप घर बनाते हो वो भी लैंड पे है, फॉरेस्ट भी लैंड पे हैं, बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं वो भी लैंड पे ही हैं, जो भी आपके ट्रैवल के लिए गाड़ियाँ चलती हैं या रेलवेज है वो भी लैंड पे ही है, इंडस्ट्रीज जो बनाई जाती हैं वो भी लैंड पे ही हैं, जो आप एग्रीकल्चर करते हो वो भी लैंड पे ही होता है। तो सारी चीज़ें लैंड पे ही हैं जो भी हम सोच सकते हैं। तो डिफरेंट पर्पस हैं, जैसे कि आप एग्रीकल्चर के यूज़ कर सकते हो, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसेज, रोड, रेलवेज एंड इंडस्ट्रीज को सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लैंड का। इनको हम बोलते हैं लैंड यूज़। इसके लिए कुछ फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है, सपोज करो आपने एक इंडस्ट्री लगाई है कहीं पे और वहाँ पे रोड नहीं है, लेकिन वहाँ पे सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, क्लाइमेट अच्छा है वहाँ का, सॉइल टेक्सचर अच्छा है कि आप इजीली वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हो। लेकिन वहाँ पे कुछ पेड़ हैं जिसके कारण रोड नहीं बने हुए, तो उस पेड़ों को कटिंग करके वहाँ रोड बनाया जा सकता है। ये होता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी के अंदर कुछ नेचुरल पाया जाता है और कुछ में आर्टिफिशियल हम चेंज कर देते हैं, उसको हम बोलेंगे टोपोग्राफी। वहाँ का सॉइल टेक्सचर कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितना वहाँ पे पाया जाता है, मिनरल कौन कौन से हैं, पॉपुलेशन कितनी है, या वहाँ पे टेक्नोलॉजी कितनी पाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ करते हैं कि वहाँ पे क्या हम बना सकते हैं, कौन सी इंडस्ट्री हम बना सकते हैं, क्या हम वहाँ घर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये सारी चीज़ें। लैंड को 2 पार्ट्स में ऑल्सो डिवाइड किया गया है। ऑनरशिप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ऑनरशिप के अकॉर्डिंग लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राइवेट, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की जो लैंड होती है उसको हम प्राइवेट लैंड बोलते हैं, एंड कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड के अंदर सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे कि पार्क्स बड़े बड़े बने हुए होते हैं, हॉल है, कलेक्शन ऑफ फॉडर है, फ्रूट्स जो उगाए जाते हैं, नट वगैरह या मेडिसिन हर्ब्स जो बनाए जाते हैं, वो सारी क्या है, कम्युनिटी लैंड है। ओके। अब अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड जो है वो तो लिमिटेड है, मतलब वो उसको आप बढ़ा नहीं सकते, लैंड की अवेलेबिलिटी को आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग प्लेस पे अलग अलग क्वालिटी पाई जाती है। कुछ जगह लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, कुछ जगह जो लैंड है बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है या बंजर है। अब बंजर होने के कारण वहाँ पे लोग रहते नहीं है, वो खाली पड़ी है। लेकिन जो लैंड फर्टाइल है या जहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी पाई जाती है, अच्छे टेक्सचर पाया जाता है सॉइल का, अच्छे क्लाइमेटिक कंडीशन पाए जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग भी वहीं रहते हैं, सूटेबल इन्वायरमेंट के अंदर ही लोग रहते हैं। और ज़्यादा लोगों के रहने के कारण वहाँ पे अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण वहाँ की लैंड भी क्या होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। मतलब जो लैंड अच्छी है, लोगों के ज़्यादा बढ़ जाने के कारण वो भी ख़राब होती जा रही है, वो कमर्शियल एरिया में बदल गई है। वहाँ पे बड़े बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स लोगों ने बना दिए हैं, अर्बन एरियाज़ में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि उसमें शहरीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और रूरल एरियाज़ हमारा कम होता जा रहा है, जिसके कारण एग्रीकल्चर लैंड भी कम होती जा रही है। आजकल बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं लैंड के अंदर, जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, जैसे लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, ये सारी चीज़ें, डिसर्टिफिकेशन, ये सारे बहुत ही बड़े चेंजेस आ रहे हैं हमारी इन्वायरमेंट के अंदर। अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ लेते हैं। डिसर्टिफिकेशन क्या होता है कि हमारी जो फर्टाइल लैंड है वहाँ पे आप बहुत अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके उसको बिल्कुल बंजर बना दो, उपजाऊ धरती को उसमें पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करके उसको बंजर बना दिया जाता है, या वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट वगैरह डाल के उसको बंजर बना दिया जाता है, बिल्कुल वहाँ पे कि कोई क्रॉप्स वहाँ ग्रो ही नहीं किए जाते, उसको हम बोलते हैं डिसर्टिफिकेशन। लैंडस्लाइड, बड़े बड़े रॉक्स का गिर जाना, सॉइल इरोजन, मिट्टी का ऊपर से कटाव हो जाना, लैंड डिग्रेडेशन, उसकी अच्छी या उपयोगिता में कमी आना। ये चीज़ें वहाँ पे बहुत चेंजेस हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे जो सूटेबल जगह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमारी लैंड भी ख़राब होती जा रही है। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, लैंड यूजेस फॉर डिफरेंट पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए यहाँ पे लैंड दिखा रखी है। देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा रहा है, यहाँ पे लोगों ने अपना घर बनाया है, इस पिक्चर में एनिमल्स घास खा रहे हैं, रेलवेज हैं एंड इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, यूज़ ऑफ लैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। पुराने समय में
अभी जो टाइम चल रहा है इसके अंदर हमारी लैंड को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्री से निकलने वाला जो भी सॉलिड या लिक्विड वेस्ट है वो लैंड के ऊपर डाल दिया जाता है, जिसके कारण अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो 23% टोटल लैंड का जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है या ख़त्म होने की कगार पे, यानी कि वहाँ पे आप और कुछ भी क्रॉप्स वगैरह या कुछ और ग्रो नहीं कर सकते। वहाँ के मिनरल्स भी ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ की मिट्टी या वहाँ की लैंड बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। उसका मेन कॉज है डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट का ख़त्म होना, फॉरेस्ट का कटाव, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट काट दिए गए जिसके कारण वहाँ की मिट्टी बिल्कुल ख़राब हो गई है। या फिर ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, पशुओं को बहुत ज़्यादा चरा देना, कि छोड़ देना चरते रहो और दोबारा से वहाँ पे पेड़ पौधे ही ना उगने देना। माइनिंग करना, ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के बहुत गहरा और वहाँ से मिनरल्स को निकाल लिया गया है। एग्रीकल्चर मिसमैनेजमेंट, यानी कि एग्रीकल्चर में ना पता होने के बावजूद अलग अलग पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना। इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को लगा देना, ये बहुत सारे कारण रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन के। बहुत बड़ा एरिया जो है वो सफ़र कर रहा है इन प्रॉब्लम्स को। वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, मिट्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई इन चीज़ों के कारण ही। अब उन्हीं में से हम एक पॉइंट पढ़ते हैं पहले, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड के अंदर ज़्यादातर ये हिली एरियाज़ में होता है। इसमें क्या होता है, बहुत बड़े बड़े चट्टाने या किसी भी माउंटेन या पहाड़ का टुकड़ा या वहाँ की जो सोइल है वो स्लोप हो जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है और नीचे गिर जाती है, जिसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड कुछ कारणों से होती है, या तो वहाँ पे अर्थक्वेक आया हो या फ्लड आई हो या वोल्केनोज। इन कुछ कारण हैं जिनके कारण लैंडस्लाइड होती है। या फिर इनके अलावा एक और कारण है, अगर हम हिली एरियाज़ में देखें बहुत ज़्यादा अगर रेनफॉल हो जाती है तो वहाँ की जो लैंड है वो अपनी जगह से खिसक जाती है, वहाँ की जो मिट्टी है या बहुत बड़ा पार्ट रॉक का अपनी जगह से खिसक जाता है, जिसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं, जिसके कारण वहाँ की सेटलमेंट पे बहुत ज़्यादा विनाश होता है या बहुत ज़्यादा वो सेटलमेंट वहाँ की ख़त्म हो जाते हैं। जैसे लोगों की डेथ हो जाती है या उन्होंने घर बनाया तो वो ख़त्म हो जाते हैं। ये ज़्यादातर हिली रीजन में, ये हिली एरियाज़ में ही होता है मैक्सिमम। अब हिली एरियाज़ के अंदर ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, क्योंकि वहाँ जब भी बारिश होगी तो थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड वहाँ पे अक्सर होती ही रहती है, जिसके कारण वहाँ के लोगों के जो लाइफ है उसका भी नुकसान होता है, साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। अब हम एक केस स्टडी देख लेते हैं लैंडस्लाइड पणजी की लैंडस्लाइड के बारे में। ये एक गांव है, पणजी एक विलेज है जो कि रोकांग पीओ इन किन्नूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था 200 मीटर, जो ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे ये सारा जो एरिया है ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ये जो लैंडस्लाइड हुआ था एक ब्लास्ट के कारण हुआ था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसके कारण वहाँ की जो वीक जोन है, वहाँ का जो वीक जोन है वो कोलैप्स कर गया था, स्लॉप हो गया था अपनी जगह से और वो नीचे गिर गया, जिसके कारण वहाँ का जो रोड है वो टूट गया। नियर बाई विलेज वो पूरी, और जो पंगी विलेज है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। और इसलिए उनको पता था ब्लास्ट करने से पहले, इसलिए उस पंजी विलेज जो है उसको खाली करवा लिया गया था, जिससे कि वहाँ पे कोई भी लॉस ना हो। लेकिन अगर वहाँ पे लोग रहते तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस उस टाइम पे होता। अब मिटिगेशन टेक्निक के बारे में हम पढ़ते हैं। मिटिगेशन टेक्निक क्या होती है? अभी हमने पढ़ा लैंडस्लाइड के बारे में। इसी लैंडस्लाइड को रोकने के लिए एक साइंटिफिक टेक्निक बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं मिटिगेशन टेक्निक, उसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्निक है ये। अब उसको समझने के कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए, पहले हम इनको पढ़ते हैं फिर देखते हैं। फर्स्ट है अवॉइड बिल्डिंग सेटलमेंट नियर लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज, वी कैन लोकेट दिस एरियाज थ्रू हैजर्ड मैपिंग। सबसे पहले तो जहाँ भी लैंडस्लाइड एरिया हो वहाँ पे लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज जो भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है वो मैप में आपको क्लियर दिखाया जाए, जो मैप वहाँ पे बनाया जाए कि अगर कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है या कोई घर बनाने वाला है तो जो वो पूछते हैं, पता करते हैं, तो वो क्लियर उनको बताया जाए कि वो हैजर्ड मैपिंग है, जोखिम भरा है, वहाँ पे लैंडस्लाइड होती है। सेकंड पॉइंट आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल बनाई जाए लैंडस्लाइड को रोकने के लिए। जैसे अगर आप किसी भी माउंटेन या हिली एरिया में जब जाते हो तो आप आसपास देखो, वहाँ एरिया में जाते हुए इस टाइप की कुछ लैंड बनी हुई होती है, इस टाइप की लैंड बनी होती है, क्योंकि ये जो मिट्टी इसके अंदर है, ये मिट्टी जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये बह जाती है, लेकिन ये जो वॉल बनी हुई है इसके कारण ये मिट्टी बह नहीं पाती और ये अपनी जगह पे ही रहती है या लैंडस्लाइड नहीं हो पाता। ये जो वॉल है ये बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती हैं जिस कारण मिट्टी अपनी जगह से नहीं खिसकती, तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन वॉल। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए, वहाँ पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाएँ जिसके
जो प्लांट्स की जड़ें हैं, जो ट्रीज की जड़ें हैं, वो पूरी मिट्टी को पकड़ के रखती हैं और कितनी भी बारिश आ जाए वो उसको वहाँ पे स्लाइड नहीं होने देती। नेक्स्ट है द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल, वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंड साइड अलॉन्ग विद द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। जो वहाँ का सरफेस एरिया है, जो ऊपर का जो एरिया है, जब भी बारिश होती है या रेन वाटर आया है जिसके कारण वो साथ साथ अपने मिट्टी को बहा के ले जाता है, उसको कम करने के लिए वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए, यानी कि वहाँ पे पाइप डाले जाएं जो डायरेक्ट ज़्यादा पानी होने पे मिट्टी की बजाय ओनली पानी नीचे तक फ्लो कर जाए। जैसे इनके अंदर हॉल बनाए जा सकते हैं, ऊपर ही बिल्कुल हॉल बना दो कि पानी यहाँ पे इकट्ठा ही ना और नीचे बह जाए और ओनली पानी पानी जाए। तो ये सारी क्या है, मिटिगेशन टेक्निक है जिसके अंदर हम लैंडस्लाइड से बचते हैं या लैंडस्लाइड को कम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपका कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं? हमें लैंड को कंजर्व करके रखना चाहिए ताकि इन फ्यूचर जनरेशन हमारे लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए वो काम आ सके। इसको कंजर्व करने के कुछ तरीके हैं। फर्स्ट है चेक ऑन ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग नहीं करवानी जानी चाहिए। कुछ एनिमल्स जो लोग एनिमल को जाके छोड़ देते हैं, वहाँ पे एनिमल्स छोड़ने के बाद उनका एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, उनको सेट करना चाहिए कि हाँ 10 दिन में 5 दिन में जो भी है उस तरीके से किया जाए। ओवरग्रेजिंग ना की जाए कि वहाँ पे दोबारा कोई भी पेड़ पौधे उगे ही ना। नेक्स्ट एफोरेस्टेशन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। एफोरेस्टेशन यानी कि जो डिफोरेस्टेशन हुआ है, जो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा कट गए, उनकी जगह हमें एफोरेस्टेशन करना चाहिए। जो एरियाज खाली है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रीज लगाए जाने चाहिए जिससे कि वहाँ का सॉइल इरोजन ना हो। लैंड रेक्लेमेशन। लैंड रेक्लेमेशन होता है कि न्यू लैंड बनाना ओशियंस, रिवर बेड्स या वैलीज के थ्रू, यानी कि वहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे बनाए जाएं जिनको थोड़ी सी मेहनत करके प्रॉपर बनाया जाए। जैसे माउंटेन का कुछ एरिया जिसको कंस्ट्रक्शन करके या कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करके उनको सूटेबल बनाया जाए रहने के लिए, उसको हम बोलेंगे लैंड रेक्लेमेशन। नेक्स्ट हमारा रेगुलेटेड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का उतना ही यूज़ करना जितना नीड हो, रेगुलेटेड यूज़ करना, उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ ना करना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक सॉइल। अब हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लैंड के बारे में पढ़ा। सॉइल क्या होते हैं? सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए। अगर सॉइल उपजाऊ होगी, फर्टाइल होगी, तो ही वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है, अदरवाइज वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता। इसी बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम सभी जीने के लिए सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो भी हमारे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो सारे सॉइल पे ही होते हैं, सॉइल के कारण ही होते हैं। और सॉइल जो है रिन्यूएबल भी है। हालांकि सॉइल रिन्यूएबल है लेकिन इसको बनने में 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, फॉर्मेशन होने में दोबारा से। सॉइल फॉर्म्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। सॉइल क्या होती है? अर्थ सरफेस की सबसे अपर लेयर होती है, ओके, जो कि स्मॉल रॉक्स, पार्टिकल्स, डेड एंड डिक्लाइन मैटर से या प्लांट्स एंड एनिमल्स, मॉइस्चर, एयर, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से बनी हुई होती है। सॉइल क्या होती है मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। रॉक पार्टिकल्स से बनती है, यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़ों से वो धीरे धीरे जब मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। डेड एंड डिक्लाइन मैटर, जो कुछ एनिमल्स या प्लांट्स डेड हो जाते हैं उनका जो मैटर बच जाता है उससे बनती है। एनिमल्स से बनती है। मॉइस्चर वहाँ का, एयर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं उनसे बनती है। सॉइल प्रोफाइल जो है वो वर्टिकल सेक्शंस में आपको नजर आती है, जैसे कि आपको इसके अंदर नजर आ रहा है। यहाँ पे सॉइल अंडरलाइन रॉक से भी मिलती है। रिवर वैली जो होते हैं जनरली वो बेस्ट काइंड ऑफ सॉइल होती हैं जहाँ पे सिल्ट रिन्यूएबल होती है बाय एनुअल फ्लडिंग। जब वहाँ पे फ्लडिंग होती है तो उनके साथ जो मिट्टी आती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ये सारा वैलीज में ही होता है। अब एक बार आप सॉइल की फॉर्मेशन देख लीजिए। सबसे नीचे हमारे पेरेंट रॉक है। नेक्स्ट हमारा है वेदर रॉक मटेरियल, जो वेदर के कारण चेंजेस होते रहते हैं। सबसे फिर नेक्स्ट हमारा सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इस मैटर में हमारे सैंड, सिल्ट एंड क्ले पाए जाते हैं। और सबसे ऊपर होती है हमारी टॉप सॉइल। इसके अंदर बहुत सारा ह्यूमस और वेजिटेशन होती है। ह्यूमस के कारण वेजिटेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए आप, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल कैसे बनते हैं उसके कुछ फैक्टर आपको दे रखे हैं। मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जैसे कि पेरेंट रॉक का नेचर कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की कैसी है, टोपोग्राफी ऑफ प्लेस कैसा है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। को कितना टाइम मिला है रहने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंट रॉक की।
पेरेंट रॉक क्या बताता है हमें कि वहाँ का कलर, जो वो मिट्टी है वहाँ का कलर, टेक्सचर उस मिट्टी का कैसा हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मिनरल कौन कौन से उनमें पाए जाएंगे, कंटेंट कौन से हैं, और परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, कितनी एबिलिटी है उसके अंदर सॉइल के अंदर, उन चीज़ों के बारे में हम पेरेंट रॉक से पता लगता है। अब क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसे डिपेंड करता है, वहाँ का टेम्परेचर, रेनफॉल कितनी वहाँ हो रही है, रेट ऑफ वेदरिंग, वेदर कितनी जल्दी चेंज होता है। वेदर आपको पता है वेदर एक दिन के लिए होता है या 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए वेदर होता है, क्लाइमेट थोड़े लंबे टाइम के लिए, तो वहाँ पे वेदर कैसा है, ह्यूमस कितनी वहाँ पे है, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं सॉइल बनने में। टाइम डेटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, जितना ज़्यादा टाइम होगा वहाँ पे सॉइल की उतनी ही ज़्यादा मोटी परत बन जाएगी, थिक बन जाएगी। अगर टाइम आप कम दोगे तो वहाँ की सॉइल की जो परत है वो बहुत पतली होगी, बहुत थिन होगी। रिलीफ, रिलीफ के अंदर एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन किया जाता है एक्यूमुलेट ऑफ सॉइल, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी है। रिलीफ में हमें पता लगेगा उसका स्लोप कितना है एंड उसकी ऊंचाई कितनी है, या कितनी मोटाई में भी हम देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है फ्लोरा, फ्योना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने किस टाइप के वहाँ पे फ्लोरा फ्योना है, ये इफेक्ट करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे कितने हैं, अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन सॉइल, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से वहाँ पे ह्यूमस पाया जाएगा कि कितना ह्यूमस यहाँ पे है। जितने ज़्यादा वहाँ पे फ्लोरा फ्योना यानी कि वेजिटेशन या एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, वही डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल में कितनी ज़्यादा ह्यूमस है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं, पेरेंट रॉक, रिलीफ, क्लाइमेट, टाइम, फ्लोरा फ्योना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉइल ऑफ इंडिया, कि भारत के अंदर कौन कौन सी सॉइल पाए जाते हैं। भारत आप सभी को पता है एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है, इसलिए यहाँ की जो सॉइल है वो भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट है, अलग अलग क्वालिटी यहाँ पे सॉइल की पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो फिजिकल कंडीशन है हर एरिया की वो भी क्या है, अलग अलग है। इसी फिजिकल कंडीशन के कारण इंडिया के जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग पाया जाता है। जैसे कि फर्स्ट एलुवियल सॉइल भारत में पाई जाती है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, सैंडी सॉइल एंड माउंटेन सॉइल, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे अब। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, कोस्टल प्लेन एरियाज जो है उन्हीं में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होती है। यहाँ पे रिवर का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था रिवर अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, और प्लेन एरिया में आते ही उनकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, जिसके कारण उसके अंदर जो भी कंकड़, पत्थर, मिट्टी है वो आसपास अपने आप लग जाते हैं और सिर्फ पानी आगे बह जाता है, जिसके कारण ये सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। भारत के अंदर गंगा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, ये सारी मिलियंस टन जो डिपॉजिट करती हैं एवरी ईयर, हर साल मिलियन टन मिट्टी ये अपने साथ लेके आती हैं और इस प्लेन एरिया में डाल देती हैं। डेल्टाज फॉर्म्ड ऑन द कोस्ट लाइन ऑल्सो हैव एलुवियल सॉइल, जो भी डेल्टाज बनते हैं कोस्ट लाइन के पास उनके अंदर वो भी एलुवियल सॉइल होती है, यानी कि रिवर या डेल्टाज, रिवर भी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके आती है और जो डेल्टाज बनते हैं वहाँ पे भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। अब हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है, डेक्कन प्लेट्यू के डार्क इग्निशियस रॉक से ये बनी हुई होती है, इसीलिए इसका कलर कैसा होता है, डार्क कलर होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है और ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को आ सकते हैं, लेकिन ब्लैक सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अब हम बात करते हैं रेड सॉइल की। रेड सॉइल फर्टाइल नहीं होती, ये सिर्फ कुछ पार्ट्स में ही पाई जाती है डेक्कन प्लेट्यू में। इसको रेगुलर सप्लाई चाहिए केमिकल या फर्टिलाइजर्स की, यानी कि अगर आप इसके अंदर कुछ क्रॉप्स उगाते हो या इसके अंदर एग्रीकल्चर किया जाता है तो इसके अंदर कॉन्टिन्यू रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए कुछ केमिकल या फर्टिलाइजर्स की, अदरवाइज ये फर्टाइल नहीं होती है। नेक्स्ट लेटराइट, लेटराइट सॉइल बहुत ही पुअर सॉइल होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट, न्यूट्रिशंस एंड मिनरल्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं एक्सेसिव रेन के कारण, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण इसके अंदर जो भी एसेंशियल सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, मिनरल, वो सारे बह चुके होते हैं पानी के साथ, इसलिए बहुत बेकार होती है। ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है इंडिया के, वेस्टर्न घाट एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, वहाँ पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है। सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल बहुत ज़्यादा लूज होती है, ड्राई होती है एंड सैंडी सॉइल इज फाउंड इन राजस्थान। लूज एंड ड्राई कैसे, आप राजस्थान की मिट्टी को अगर हाथ में उठाओगे और मुट्ठी बंद करोगे तो वो साइड से फिसल जाएगी, जैसे पानी फिसलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सैंडी सॉइल।
दिस सॉइल इज पोरस एंड नीड्स रेगुलर इरिगेशन। अगर यहाँ पे क्रॉप्स की जाती है तो यहाँ पे रेगुलर इरिगेशन मतलब अक्सर यहाँ पे सिंचाई करने की नीड पड़ेगी। अगर किसी एरिया में आप क्रॉप्स उगाते हो तो वहाँ पे अगर मान लो आपको 10 दिन में या 15 दिन में एक बार इरिगेशन करनी है, एक बार सिंचाई करनी है, पानी डालना है उस प्लांट्स को, तो यहाँ पे आपको रेगुलर डालना पड़ेगा। इट इज़ देयरफॉर नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर, इसलिए यहाँ ये फिट नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। आप कितना भी पानी डालो थोड़ी देर में अपने आप सूख जाएगा। नेक्स्ट करना है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल जो है लोअर स्लोप्स ऑफ हिमालयाज पे पाई जाती है, यानी कि जो नीचे के हिमालयज होते हैं उन पे पाई जाती है। ये बहुत ही पतली होती है और इसकी क्वालिटी भी पुअर होती है, क्योंकि इसको रेगुलर यूज में नहीं करते। इसलिए अगर इसको आप रेगुलर यूज़ करना चाहते हो तो इसके अंदर फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ये हमारी सॉइल्स थी। अब देखिए इन्हीं के बारे में हम पढ़ने हैं। आपको एक कलर नज़र आ रहा है, एलुवियल सॉइल कहाँ है? एलुवियल सॉइल है ये, क्योंकि यहीं पे गंगा इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, ठीक है, गंगा यमुना सतलुज ये सारी नदियाँ इधर ही हैं। तो ये क्या है? एलुवियल सॉइल, जो रिवर से हमें मिलती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल, ये पार्ट क्या है हमारा? ब्लैक सॉइल का पार्ट है। सैंडी सॉइल, ये सैंडी सॉइल है हमारी। फॉरेस्ट, जहाँ भी ग्रीन है वो क्या है? फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट सॉइल है। लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल आपको कोस्ट लाइन पे ही मिलेगी, ठीक है। ये छोटी छोटी डेल्टाज एरिया में हल्के फुल्के क्या हमारी लेटराइट सॉइल। माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल आपको सबसे ऊपर का जो एरिया है क्या है? माउंटेन सॉइल है। ये थोड़ा सा कलर में इन्होंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। रेड सॉइल, रेड सॉइल जो ये येलो कलर आपको नजर आ रहा है, ये सारी क्या हमारी रेड सॉइल है। हमारे पास कौन कौन सी सॉइल थी? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, सैंडी सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। डू यू नो में देखिए, फॉरेस्ट सॉइल इज फाउंड इन द रीजन वेयर देयर इज अ डेंस वेजिटेशन। फॉरेस्ट सॉइल वहीं पे पाई जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन पाई जाती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज रिच इन ह्यूमस। यहाँ पे ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे अपने आप उगते हैं दैट एक्यूमुलेट इन द फॉरेस्ट डिकम्पोजर टू प्रोवाइड द सेम। क्योंकि यहाँ पे कोई फर्टिलाइजर नहीं डालने जाता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो कि वहाँ के फॉरेस्ट के ही डिकम्पोजेस से बनते हैं, इसीलिए यहाँ पे ह्यूमस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट सॉइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। सॉइल डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन एंड डेप्लेशंस आर मेजर थ्रेट ऑफ सॉइल एज अ रिसोर्स। अगर एज अ रिसोर्स हम बात करें तो सॉइल इरोजन जो हो रहा है, जो मिट्टी का बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है, मिट्टी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, बहुत बड़े कारण है सॉइल रिसोर्स को ख़त्म करने के। इससे दोनों ही कारण हो सकते हैं, ह्यूमन भी एंड नेचुरल फैक्टर भी, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, लैंडस्लाइड एंड फ्लड। ये सारे के सारे कारण हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के, सॉइल ख़त्म होने के या सॉइल में कमी आने के। इसलिए हमें सॉइल कंजर्व करके भी रखना पड़ेगा। उसके लिए कुछ आपको मेजर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे टू कंजर्व सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। कुछ स्टेप्स आपको दे रखे हैं, मल्चिंग, काउंटर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, शेल्टर बैग्स एंड काउंटर फ्लोइंग। ये कुछ आपके स्टेप्स हैं जो सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए हमें उठाने पड़ेंगे। अब इसमें देखिए मल्चिंग। मल्चिंग के अंदर क्या होता है? एक पूरा खाली ग्राउंड होता है जिसके अंदर एक प्लांट को उगाया जाता है और उसके चारों तरफ ऑर्गेनिक मैटर लगा दिया जाता है, जैसे कि स्ट्रो। दूर से आप देखो तो ऐसा लगता है स्ट्रो। इट हैज़ टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। इससे क्या होता है? सॉइल मॉइस्चर बना रहता है, सॉइल के अंदर जो ह्यूमस है, जो मॉइस्चर है उसका, वो बना रहता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं मल्चिंग, आसपास ग्राउंड पूरा खाली है, लेकिन जहाँ पे एक ट्री उगाया गया उसके चारों तरफ एक सर्कल में कुछ क्या डाल दिया गया है? ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया गया, जिससे उसमें ह्यूमस बना रहे, मॉइस्चर बना रहे और बार बार पानी ना डालना पड़े। और नेक्स्ट देखेंगे हम काउंटर बैरियर। काउंटर बैरियर्स क्या होते हैं? काउंटर बैरियर्स के अंदर स्टोन, ग्रास एंड सोइल ये सारे बिल्ड किए जाते हैं, आसपास बनाए जाते हैं काउंटर, जिससे कि उसके अंदर जो भी पानी डाला जाता है वो खराब ना जाए और दोबारा से उसको इकट्ठा कर लिया जाए। जैसे आपको अगर ये नज़र आ टेरेस फार्मिंग, तो इसी तरीके से काउंटर भी बनाए जाते हैं, ठीक है। काउंटर में क्या होता है? अब इस टेरेस फार्मिंग आपको क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन काउंटर फार्मिंग में आप काउंटर बैरियर्स में आप क्या होगा, यहाँ पे आसपास क्या डाल दिया जाएगा? स्टोन, ग्रास या सॉयल वगैरह लगा दिए जाएंगे, जिससे अगर इसके अंदर आप पानी डालोगे तो पानी वो बह के नीचे ना जाए, बल्कि वो इकट्ठा हो जाए और उसको दोबारा से कलेक्ट कर लिया जाता है। उसको हम बोलेंगे काउंटर बैरियर्स। नेक्स्ट है रॉक डैम। रॉक डैम के अंदर छोटे छोटे बैरियर बनाए जाते हैं या डैम बनाए जाते हैं, जो कि स्टोन, सैंड, ग्रेवल या अदर किसी भी मटेरियल से बनाए जा सकते हैं, जो कि ड्रेनेज सिस्टम को कम कर देते हैं। और वहाँ पे एक पाइप लगा दिया जाता है जो कि
वो सिर्फ अपने साथ धीरे धीरे कम हो जाता है या उनका बहाव कम हो जाता है, जिसके कारण आसपास की मिट्टी उखड़ के उनके साथ नहीं जाती, सिर्फ पानी धीरे धीरे बहता है। यानी कि बहते हुए पानी में अगर आप कुछ रख दें तो वो पानी आसपास से थोड़ा थोड़ा निकलेगा और वो अपने साथ कुछ बहा के नहीं लेके जाएगा, ठीक है। और वहाँ की जो सॉइल लॉस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, या वहाँ की गुलीज फर्दर सॉइल लॉस को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग एक ब्रॉड फ्लैट स्टेप एरिया होता है, टेरेस टाइप का आपको नजर आता है, जैसे इसके अंदर आपको नजर आ रहा है। टेरेस फार्मिंग ये है, आप इसको देख लीजिए एक बार, टेरेस बनाई हुई है धीरे धीरे। ये स्टीप स्लोप एरियाज में बनाए जाते हैं। माउंटेन एरिया जो होता है वहाँ पे आसपास के एरिया को धीरे धीरे फ्लैट करने की कोशिश की जाती है और वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, जिससे कि वहाँ का सरफेस जो है वो सॉइल इरोजन ना हो उसके ऊपर। अगर खाली पड़ा रहेगा तो वहाँ बारिश होगी और सॉइल इरोजन होगा, लेकिन अगर वहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो किए गए हैं या वेजिटेशन वहाँ पे लगी हुई है तो वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होगा। इसलिए टेरेस टाइप वहाँ पे बनाया जाता है और फ्लैट किया जाता है थोड़े थोड़े एरिया को, और वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की जाती है। इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का आपको देखो पढ़ने से ही पता लग रहा है इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, जिसमें अलग अलग ऑल्टरनेट रोज बनाई जाती हैं। यानी कि एक रो अलग क्रॉप की होगी, दूसरी रो अलग क्रॉप की होगी। जैसे अगर हम इसके अंदर देखें, ये इंटरक्रॉपिंग है, एक रो अलग क्रॉप्स की है, दूसरी अलग की, फिर तीसरी अलग की। जब इनकी कटिंग होगी तो ये बड़े ही नहीं होंगे, जब इनकी ये बढ़ेंगे तो यहाँ पे इनकी कटिंग करके दूसरे लगा दिए जाएंगे। ये होती है हमारी इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन इन डिफरेंट टाइम। यानी कि अलग अलग रो में अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं और अलग अलग टाइम पे वो पकते हैं या बनते हैं, उनको कटिंग की जाती है। इससे हम रेन से होने वाला जो सॉइल इरोजन है उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट। कोस्टल या ड्राई रीजन में रो ऑफ ट्रीज प्लांट किए जाते हैं, मतलब बहुत एक लंबी लाइन ट्रीज की प्लांट कर दी जाती है, जिससे कि वो विंड मूवमेंट को चेक करते हैं कि विंड मूवमेंट किस साइड है और कितनी है, जिससे वो सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको कवर करते हैं। काउंटर प्लाइंग। काउंटर प्लाइंग क्या होती है? इट इज द प्लाइंग ऑफ लैंड अलोंग द काउंटर इन अ पैरेलल वे। यानी काउंटर की कटिंग की जाती है या वहाँ पे जो पौधे उगाए जाते हैं उनकी जब कटिंग की जाती है तो एक पैरेलल वे में की जाती है, इंस्टेड ऑफ अप एंड डाउन, ऊपर नीचे नहीं की जाती है स्लॉप्स में। इससे सॉइल इरोजन हम सॉइल इरोजन होने से हम इसको कम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे काउंटर प्लाइंग आपको दे रखा है, यहाँ पे जब भी कटिंग की जाएगी यहाँ के जो भी क्रॉप्स हैं उनकी, तो वो कंटिन्यू एक साथ नहीं की जाएगी। पहले इस इधर से ग्रीन जो एरिया है उसको काट दिया, फिर येलो को काट दिया, इस तरीके से, ताकि जब बारिश हो तो यहाँ का जो मिट्टी है उसका कटाव ना हो और ये यहीं पे बनी रहे। नेक्स्ट है क्विक रिवीजन। अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने चैप्टर रीड आउट कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अंदर तो आप दोबारा से इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, फिर आप क्विक रिवीजन कीजिएगा। फर्स्ट है, व्हाट आर द 3 फॉर्म्स ऑफ लैंड? माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। ये तीनों ही लैंड की हमारी फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट है, इन इंडिया साउथ ऑफ द डैश प्लेन इज एन एंशिएंट प्लेट्यू मेड अप ऑफ इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। कौन सा? नॉर्दर्न प्लेन। लैंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट एंड कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के अकॉर्डिंग हमने 2 पार्ट्स किए थे इसके, प्राइवेट एंड कम्युनिटी। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन? इसके बहुत सारे हो सकते हैं कारण, आप कोई भी लिख सकते हैं। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैंने 2 ही लिखे हैं। नेक्स्ट, सॉइल फॉर्म्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज द स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। अपर मोस्ट लेयर जो है अर्थ की सरफेस की वो सॉइल बनाती है, बिल्कुल ट्रू है, उसी के ऊपर सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट है, क्लाइमेटिक कंडीशन डू नॉट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्लाइमेटिक कंडीशन कारण सॉइल फॉर्मेशन में इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो पड़ता है, हमने पढ़ा था क्लाइमेटिक कंडीशन का भी इफेक्ट पड़ता है सॉइल फॉर्मेशन पे, फॉल्स। नेक्स्ट है, डैश एंड डैश आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल। सॉइल इरोजन एंड डेप्रेशन। सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव या मिट्टी में कमी आना, दोनों ही कारण है थ्रेट्स के, सॉइल थ्रेट के। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से और क्विक रिवीजन अपनी नोटबुक में कीजिए।